एक समय की बात है। अनिका अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन रिया के साथ रहा करती थी। अनिका जब छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, परंतु अनिका के मन में उसकी माँ की यादें हमेशा रहती थी। अनिका पढ़ने लिखने और खेल कूद में दोनों में ही अव्वल स्थान प्राप्त करती थी। उसके सभी टीचर उससे खुश रहते थे। वो समय पर होमवर्क पूरा करती, क्लास में ध्यान देती और अपने साथ सभी स्टूडेंट की भी मदद करती। इसलिए सभी अनिका से प्यार करते थे। परंतु ये माहौल केवल स्कूल तक था। घर पर अनिका की सौतेली माँ शिवानी और उसकी बहन रिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अनिका की सौतेली माँ शिवानी केवल अपनी बेटी रिया से ही प्यार करती थी। रिया ना तो पढ़ने में अच्छी थी और न ही किसी स्पोर्ट्स में। उसे तो केवल महंगी महंगी चीजें खरीदना और उन्हें वेस्ट करना ही आता था। वो आए दिन नए नए तरह के मेकअप और नई नई तरह की ड्रेस खरीदकर पैसे बर्बाद करती थी। परंतु इसके बावजूद भी शिवानी अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन अनिका शिवानी के पास आती है और कहती है, माँ, अब तो आधा साल बीत चुका है, मेरे पास अभी तक बुक्स नहीं है और अब कुछ ही महीनों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बिना बुक के मैं कैसे पढ़ाई करूँगी? प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, मुझे बुक्स लानी है। तू पढ़े या ना पढ़े मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं जो मैंने तोड़े और तोड़कर तुझे दे दिए। और वैसे भी करना क्या है तुझे पढ़ लिख कर? आखिर करेगी तू भी तो चूल्हा चौका ही ना। नहीं माँ, मैं आगे पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं बीमार लोगों का इलाज कर सकूँ और उन्हें एक नई जिंदगी दे सकूँ। ये ज्ञान अपने स्कूल में जाकर बांटना। मेरे आगे ये सब फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। शिवानी ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रिया आ जाती है। माँ, जल्दी से मुझे 2000 रुपए दे दो ना। मैंने सुना है मार्केट में एक नया ब्यूटी ब्रांड आया है। मुझे उस ब्यूटी ब्रांड का हर मेकअप प्रोडक्ट खरीदना है। मैं नहीं चाहती कि मुझसे पहले मेरी कोई भी सहेली उस ब्रांड के मेकअप के प्रोडक्ट को खरीद ले। अगर ऐसी बात थी तो तू मुझे पहले ही बता देती, मैं तेरे लिए पैसे निकाल कर रखती। पर तू चिंता मत कर, मैं अभी पैसे ले आती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में से 2000 रुपए लाकर रिया को दे देती है और रिया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर अनिका को बहुत बुरा लगता है। माँ, अभी तो आप कह रही थी आपके पास पैसे नहीं है, फिर आपने रिया को पैसे ऐसे वेस्ट करने के लिए क्यों दे दिए? अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि मुझसे सवाल करेगी? अभी कभी यहाँ से चली जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनिका आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आ जाती है और पूरी रात सोचती रहती है आखिर वो बुक का इंतजाम कैसे करेगी, कैसे पढ़ेगी और आखिर कैसे पास होगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। स्कूल में मोहिनी बता रही थी कि हमारे साथ वाली लड़की ने पढ़ाई छोड़ दी है और अब वो स्कूल नहीं आएगी। अगर वो स्कूल नहीं आएगी तो उसके लिए उसके पास रखी किताबें बेकार ही हैं। अगर मैं उससे वो किताबें ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसा सोचकर अगले दिन अनिका उस लड़की के घर चली जाती है। तुम मेघा हो ना? हाँ, मैं मेघा हूँ। और तुम अनिका हो ना, जो क्लास में हर साल अव्वल आती है? हाँ, पर इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? तुम्हारे पास इस साल की सारी किताबें हैं ना? हाँ, मेरे पास सारी किताबें हैं। क्या तुम वो सारी किताबें मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकती हो? अरे उधार क्या, तुम मेरी पूरी किताबें रख सकती हो। वैसे भी मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। तुम बस 5 मिनट रुको, मैं सारी किताबें लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मेघा सारी किताबें निकालकर अनिका को दे देती है। उन सारी किताबों को देखकर अनिका खुश हो जाती है और वो सारी किताबें लेकर अपने घर आ जाती है और फिर जोरों शोरों से पढ़ाई करना शुरू कर देती है। और यहाँ दूसरी ओर रिया अपनी मटर गश्ती में ही लगी रहती है। कुछ दिनों में एग्जाम आ जाते हैं। अनिका अपना 100% देती है और फिर जब रिजल्ट आते हैं तो अनिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो इस बार भी पूरी क्लास में अव्वल आई होती है। और जहाँ रिया कम नंबर से पास होती थी, वहाँ अब वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है। आखिर मेरी मेहनत रंग आई, मैं फिर से पूरी क्लास में अव्वल आ गई। माँ, ये सब आपकी ही आशीर्वाद है। अनिका ये सब सोचकर खुश हो ही रही होती है कि तभी शिवानी वहाँ आ जाती है। अच्छा है, जितनी खुशी मनानी है मना ले, क्योंकि अब ये तेरी आखिरी खुशी है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
क्योंकि अब इस गांव में हाई स्कूल तो है नहीं जो तू वहाँ पढ़ने जाए, और गांव से बाहर पढ़ने के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए जो कि तेरे पास है नहीं। तो इसलिए ये तेरी आखिरी खुशी है। अब से तुझे भी घर का चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर अनिका की सारी खुशी दुख में बदल जाती है। वो अपने स्कूल के टीचर के पास जाती है और बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे आगे हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए लगभग 15 से 20 हजार रुपए की जरूरत होगी। अनिका ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, परंतु फिर भी वो उम्मीद लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि यूँ कहूँ कि आप मुझसे नफरत करती हो, पर बस एक बार आप मेरी सहायता कर दीजिए। उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे 20 हजार रुपए दे दीजिए। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुझे पैसे दूं, वो भी 20 हजार रुपए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब ये पढ़ाई बढ़ाई फितूर अपने दिमाग से उतार दे, समझी? अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर शिवानी की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो अपने कमरे में आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लेकर कहती है, माँ, अगर आज आप यहाँ होती तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। आप कभी मुझे पढ़ाई करने के लिए नहीं रोकती। काश माँ आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती और एक अच्छी डॉक्टर बन पाती। अगर मैं एक अच्छी डॉक्टर बन जाती तो गरीब लोगों का इलाज कर पाती, उन्हें एक नई जिंदगी दे पाती, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर अनिका जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते सो जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका सर सहला रहा है। अनिका जैसे ही आंखें खोलती है तो उसकी माँ की आत्मा उसके सामने होती है, जिसे देखकर अनिका एक बार के लिए घबरा जाती है। डरो मत बेटा, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मेरे जाने के बाद तूने बहुत तकलीफें सही हैं और इसके लिए मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। और हाँ, अब तुझे अपनी पढ़ाई रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर माँ, मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं हूँ ना बेटा। बच्चे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आखिर में जो काम आए उन्हें ही तो माँ बाप कहते हैं, अब चाहे वो जिंदा हो या नहीं। तू मेरी बात ध्यान से सुन। जिस अलमारी के पास मेरी तस्वीर लगी है, उस अलमारी के नीचे वाले खाने में एक खुफिया खाना है। उस खाने के अंदर एक पर्स है और वो पर्स कोई मामूली पर्स नहीं है, बल्कि वो एक जादुई पर्स है। उस पर्स से तू जो भी मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। अगर तुझे पैसों की जरूरत होगी तो तू उस पर्स से पैसे मांग लेना, वो तेरी हर जरूरत पूरी कर देगा। थैंक यू सो मच माँ, आपने तो एक झटके में ही मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी। इसके बाद अनिका को आशीर्वाद देकर अनिका की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अपनी माँ के कहे अनुसार अनिका उस अलमारी के खुफिया खाने में से वो पर्स निकालती है और कहती है, हे जादुई पर्स, मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए 20 हजार रुपए की जरूरत है। कृपया करके मुझे 20 हजार रुपए प्रदान करो। अनिका के इतना कहते ही उस पर्स में से पैसों की बारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखकर अनिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अनिका वो सारे पैसे इकट्ठे करके अपनी हाई स्कूल की फीस जमा कर देती है। शिवानी को जब ये बात पता चलती है तो वो अनिका के पास जाती है। पहले तो तू एक एक रुपए के लिए भी मेरी मोहताज थी, फिर तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए कि तूने अपनी फीस जमा कर दी? अनिका अपनी सौतेली माँ को उस जादुई पर्स का राज बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक बार उसकी सौतेली माँ को ये राज पता चल गया तो वो उसे वो पर्स छीन लेगी, इसलिए वो झूठ बोल देती है। माँ, वो स्कूल में मेरी एक टीचर है, वो मेरी पढ़ाई से बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए उन्होंने मुझे फीस जमा करने के लिए मुझे पैसे उधार दे दिए। ना जाने आजकल के टीचर इतने बेवकूफ क्यों होते जा रहे हैं, जो तुझ जैसे बच्चों पर भरोसा करके पैसे दे देते हैं। मेरे जैसे इंसान तो तेरे जैसों को एक फूटी कौड़ी भी ना दे। शिवानी ये सब कह रही होती है कि तभी उसकी नजर उस जादुई पर्स पर पड़ जाती है और वो उसे अपने हाथों में उठा लेती है। ये किसका पर्स है? शिवानी के हाथ में वो पर्स देखकर अनिका थोड़ी डर जाती है। माँ, ये मेरी फ्रेंड का पर्स है, शायद मैं उसे देना भूल गई। अच्छी बात है, अब ये पर्स मुझे पसंद आ गया है। अपने फ्रेंड को बोल दियो कि ये पर्स खो गया है। पर माँ, अनिका अपनी माँ को आवाज लगाते रह जाती है, परंतु शिवानी अनिका को अनदेखा करके
वो पर्स लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब शिवानी को गांव की शादी का न्योता आता है तो वो तैयार होकर जाने लगती है। तभी उसे उस पर्स का ध्यान आता है। मेरी साड़ी पिंक कलर की है, वो अनिका की फ्रेंड वाला पर्स इस कलर पर बड़ा ही अच्छा लगेगा, वही ले लेती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी अलमारी में से वो पर्स निकालती है और उसे हाथ में टांग लेती है। तभी वो पर्स हवा में उड़ने लग जाता है और उस पर्स में से एक डंडा निकलता है और वो डंडा शिवानी की पिटाई करने लग जाता है। शिवानी चिल्लाती रहती है परंतु वो डंडा नहीं रुकता। ये क्या हो रहा है? इस पर्स में से डंडा कैसे निकल आया? और ये मुझे मार रहा है। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि तुम एक दुष्ट औरत हो। तुमने एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी नरक बना रखी है। वो तुमसे प्यार से बात करती है, तुम्हारा हर कहा मानती है, फिर भी तुम मुझसे दुश्मनों जैसा व्यवहार करती हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये सब तुम केवल सजा से बचने की वजह से कह रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मेरी अकल ठिकाने आ चुकी है। मैंने जो भी किया गलत किया, परंतु अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब से मैं अनिका को भी उतना ही प्यार दूंगी जितना प्यार मैं रिया को देती हूँ। इसके बाद वो डंडा वहाँ से गायब हो जाता है। एक बात ध्यान रहे, अब की बार अनिका को कोई भी तकलीफ हुई तो उसकी 10 गुना तकलीफ तुम्हें होगी और उसका नमूना तुम देख ही चुकी हो। ऐसा कहकर वो जादुई पर्स वापस से अनिका के कमरे में आ जाता है। उस दिन शिवानी को अच्छा सबक मिल जाता है और उस दिन के बाद से वो अनिका के साथ सौतेले जैसा व्यवहार नहीं करती। अनिका को भी वो रिया जितना ही प्यार करने लगती है। अनिका को ये बात समझ नहीं आती, पर उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है कि आखिरकार उसकी सौतेली माँ उसे असली माँ की तरह प्यार कर रही है। इसके बाद अनिका भी अपनी सौतेली माँ को उतना ही प्यार करने लगती है और इसी तरह हंसी खुशी उनके साथ रहने लग जाती है। श्रुति नाम की लड़की कुंजपुर गांव में अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन और अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता मोहनलाल ने अपनी बेटी श्रुति के लिए ही मंजू नाम की औरत से दूसरी शादी की थी ताकि वो उसकी बेटी का अच्छे से लालन पालन कर सके। परंतु मंजू एक बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी औरत थी। वो वक्त के साथ मोहनलाल के दिमाग में श्रुति के लिए जहर घोलती रही। अब श्रुति को सौतेली माँ और अपने सगे पिता का भी अत्याचार सहना पड़ता है। इतना जुल्म सहते सहते एक दिन श्रुति बीमार पड़ जाती है। वो कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, आप प्लीज मत जाओ ना, मुझे छोड़कर रुक जाओ ना माँ। श्रुति नींद में ये सारी चीजें बड़बड़ा रही थी। तभी अचानक उसकी आँख खुल जाती है। हे भगवान, फिर से वही सपना। आखिर उस अंधेरे में ऐसी कौन सी चीज चमक रही थी? मुझे बार बार एक ही सपना क्यों आता है? ऐसी ही सुबह हो जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ मंजू चिल्लाते हुए आती है। अरे ओ महारानी, जल्दी से ये बोरिया बिस्तर समेट और हमारे लिए नाश्ता बना। ठीक है माँ, मैं अभी बनाती हूँ। श्रुति बीमार हालत में उठकर सभी के लिए चाय नाश्ता तैयार करती है। ये लीजिए पिताजी, आपकी चाय। कितनी बार कहा है कि तू मुझे पिताजी कहकर मत बुलाया कर। तेरी बुद्धि में ये बात बैठती क्यों नहीं है? माफ कर दीजिए पिताजी, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर श्रुति किचन में काम करने चली जाती है। तभी उनके घर में गांव का एक आदमी आता है और श्रुति के पिता मोहनलाल से कहता है, अरे जयराम जी की मोहन भाई, कैसा है तू? अरे ठीक हूँ भाई, तू बता यहाँ कैसे आना हुआ? भाई एक रिश्ता है मेरी नजर में श्रुति बिटिया के लिए। लड़के वाले को दान दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस लड़के की पहली पत्नी की मौत हो गई है, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अब लड़का विधुर है तो जाहिर सी बात है उसकी थोड़ी एज भी होगी। लड़का यही कुछ 40-45 साल का है। ये सुनकर मोहनलाल थोड़ा संकोच में पड़ जाता है। तभी मंजू कहती है, अरे इसमें इतना क्या सोच विचार करना, लड़का लड़के से उम्र में बड़ा ही होता है। हमें ये रिश्ता मंजूर है भाई साहब। आप उन्हें कहो कि बारात लेकर घर आए और इस मनहूस को यहाँ से लेकर जाए।
इस तरह 18 साल की श्रुति की शादी उसकी उम्र से दुगने से ज्यादा इंसान के साथ तय हो जाती है। और इसी बीच कुछ दिनों के अंदर श्रुति की सौतेली बहन कंचन की भी शादी एक बहुत अच्छे और बड़े घर में तय हो जाती है। अरे मेरी सौतेली बहन, अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी? तेरी बहन की भी शादी पक्की हो गई है। बस फर्क इतना है कि तुम एक बूढ़े की बीवी बनोगी और मैं एक सुंदर से राजकुमार की बीवी बनूंगी। सच बताऊं, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम है। ना तुम्हें कभी परिवार का प्यार मिला और ना तुम्हें पति का प्यार मिलेगा। किस्मत तो मेरी है, मुझे भरपूर परिवार वालों का प्यार भी मिला और अब अपने पति का भी मिलेगा। इतना कहकर कंचन वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुनकर श्रुति को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मंजू और मोहनलाल अपनी बेटी कंचन की शादी की खरीदारी में लग जाते हैं और उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा खरीदते हैं। कंचन वो लहंगा लेकर श्रुति को दिखाने आती है। ये देखो श्रुति, मेरी शादी का जोड़ा। अरे वाह कंचन, तुम्हारी शादी का जोड़ा तो बहुत ही सुंदर है। वो तो होगा ही, मेरा लहंगा लाखों का जो है। कंचन अपना लहंगा श्रुति को दिखा ही रही थी कि तभी वहाँ मंजू आ जाती है और कहती है, अरे कंचन, बावली हो गई है क्या? देख तो ये मनहूस कैसे ललचाई नजरों से तेरा लहंगा देख रही है। ए सुन मनहूस लड़की, आज शाम से मेरी बेटी कंचन की शादी की रस्में शुरू हो रही है। अपने मनहूस कदम कमरे से बाहर मत निकालना। और हाँ, अपनी शादी के जोड़े का जुगाड़ तो खुद से कर लेना। हमने तेरे लिए कोई शॉपिंग नहीं की है। चल कंचन। पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। इसी बीच श्रुति सोचती है, अरे कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी है और मेरे पास तो अभी तक मेरी शादी का जोड़ा ही नहीं है। क्या करूं? एक काम करती हूं, माँ के संदूक में देखती हूं, उनका शादी का जोड़ा पहन लेती हूं। इतना सोचकर श्रुति जल्दी से अपनी माँ का संदूक खोलती है। उस संदूक में मेहरून कलर का बहुत ही सुंदर सा उसकी माँ के शादी का जोड़ा रखा हुआ था, जिसे देखकर श्रुति बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये लहंगा कितना प्यारा है। माँ इस लहंगे में कितनी सुंदर लग रही होंगी। अभी माँ नहीं है तो क्या हुआ, माँ का लहंगा तो है ना। समझ लूंगी इस लहंगे के तौर पर माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मैं अपनी शादी वाले दिन इसी लहंगे को पहनूंगी। ऐसी ही कंचन की शादी हो जाती है और वो घर से विदा हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद श्रुति की शादी आ जाती है। श्रुति अपनी माँ के लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है और शीशे में देखते हुए अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, देखो माँ, आपकी बेटी आपकी शादी का जोड़ा पहनकर दुल्हन बन गई। बताओगी नहीं क्या, इस शादी के जोड़े में आपकी बेटी कैसी लग रही है? श्रुति के आंखों में बेबसी के आंसू थे। उसकी आंखों के सामने उसकी सौतेली माँ, बहन और पिता का बुरा बर्ताव उभर पड़ता है और बरसों बाद श्रुति अपने बारे में कुछ सोचती है। ये बाजे और गाने की गूंज मुझे बार बार एहसास दिला रही है कि ये अपने मुझे दलदल में धकेल रहे हैं। अब और मैं अपनी जिंदगी न्यौछावर नहीं कर सकती। बस बहुत हुआ। श्रुति अपने बारे में कुछ सोचकर घर से भाग जाती है और अपने नए सफर की तरफ निकल पड़ती है। श्रुति भागते भागते रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर आ पहुंचती है। सुनसान सड़क पर भागते हुए उसे कुछ खनकने की आवाज सुनाई देती है। अरे मेरे पीछे कोई आ रहा है क्या? ये खनकने की आवाज कहाँ से आ रही है? श्रुति पीछे मुड़कर देखती है तो पूरे सड़क पर सोने के सिक्के गिरे होते हैं और उसके लहंगे में से एक बहुत ही तेज चमकदार रोशनी निकल रही होती है। यह सब देखकर श्रुति चौंक जाती है। तभी चमकदार रोशनी में उसकी स्वर्गवासी माँ प्रकट होती है और वो श्रुति से कहती है, श्रुति बेटी, डरो मत, ये मेरा कमाल है। तुम्हें याद है, हमेशा तुम्हें एक सपना आया करता था। मैं तुम्हें उस सपने के जरिए इसी जादुई लहंगे के बारे में बताया करती थी। ये जादुई लहंगा तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। तुमने उस घर से भागकर बहुत ही सही फैसला लिया है मेरी बेटी। इस जादुई लहंगे के जरिए तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। अलविदा बेटी। श्रुति अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। वो सुबह होने पर सोने के सिक्के को बटोर कर सुनार के पास बेचकर गांव से शहर आ पहुँचती है और वहीं पर अपने लिए एक घर लेकर उस घर में रहने लगती है और उस जादुई लहंगे से अपनी जरूरतों की चीजें मांग कर अपना घर चलाने लगती है।
हे मेरी माँ के जादुई लहंगे, मुझे घर में राशन डलवाना है, उसके लिए क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? श्रुति के इतना बोलते ही लहंगे में तेज चमकदार रोशनी होती है और वहाँ पर ढेर सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। शुक्रिया जादुई लहंगे। श्रुति उन पैसों से घर में राशन पानी डलवा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन श्रुति उस लहंगे से बोलती है, शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मुझे उस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकालकर जीना सिखाया। अब मैंने अपने लिए तुम्हारा बहुत इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं गरीब लाचार लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे साथ और सहयोग की जरूरत है। मुझे सोने के सिक्के दो। श्रुति के इतना कहते ही जादुई लहंगे में से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलते हैं, जिसे लेकर श्रुति लाचार लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे नदी किनारे दुल्हन के जोड़े में सजी एक लड़की रोते हुए दिखाई देती है। उसे देखकर श्रुति उसके पास जाकर कहती है, अरे तुम इस तरह दुल्हन के लिबास में यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? मुझे अब नहीं जीना, मैं मर जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मैं जीना नहीं चाहती। मेरे गरीब पिताजी ने पाई पाई जोड़कर उनकी मांग को पूरा किया, मगर अब वो लोग 1 लाख रुपए की रकम और बढ़ा दिए। अब तुम ही बताओ, एक झटके में मेरे गरीब पिताजी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अच्छा ये बात है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के हैं, इसे तुम रखो और अपना घर बसाओ। वो लड़की श्रुति का शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। श्रुति बिना रुके लाचार गरीब लोगों की मदद करती रही। तभी एक दिन अर्जुन नाम का लड़का श्रुति के घर आया। उसे देखकर श्रुति बोली, जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम अर्जुन है और मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम इस शहर के गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर रही हो, तो मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आया। तुमने कितनी लड़कियों का घर बसाया। मुझे हमेशा से अपने लिए किसी ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मैं आपसे शादी की बात करने के लिए आया हूँ श्रुति जी। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? ये सुनकर श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद ये उसके अच्छे कर्मों का फल था, जो आज उसके अंधियारे जीवन में अर्जुन जुगनू बनकर आया था। श्रुति फौरन शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर कुछ ही दिनों बाद अर्जुन बैंड बाजा बारात लेकर श्रुति के घर पहुंचता है और उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है और श्रुति अर्जुन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।